Hello, good morning children. Myself Karunesh Badoria. Welcome to today's physics class. Today I am taking chapter number 7, System of Particles and Rotational Motion. है ना? This chapter is continue and today this is second lecture of this chapter. है ना? In previous lecture I have explained you the concept of center of mass. सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम लोग है ना स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. आज कोई दूसरा टॉपिक लेंगे रिजिड बॉडी से रिलेटेड, और ये रोटेशनल मोशन की आज हम मेनली बात करेंगे. ठीक है. सेंटर ऑफ मास में आपने देखा था कि सेंटर ऑफ मास जो है क्या था, किसी बॉडी के अंदर का वो पॉइंट होता है जहाँ उसका सारा का सारा मास कंसंट्रेट होता है ना. तो वो तो आपने वहाँ पढ़ लिया था. रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेते हैं. रिजिड बॉडी होती क्या है. रिजिड बॉडी जैसा नाम से क्लियर है, रिजिड बॉडी अ बॉडी ऑन विच इफ वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स इट डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज, देन इट इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी. तो नोट डाउन करें. बॉडी व्हेन we apply some external force, it does not change its shape and size. Such body is called रिजिड बॉडी. ठीक है. तो इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. रिजिड बॉडी मीन्स जैसे ये रिजिड बॉडी होगी, फोर्स अप्लाई करेंगे इसकी साइज में, इसके शेप में, देयर विल बी नो चेंज. तो ऐसी सारी बॉडीज़ को हम, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रॉड है इस तरह की, रिजिड है रॉड. अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा. तो सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा, ये जो जितनी भी इसकी लेंथ इसके मिड में होगा, सेंटर पे होगा इसका. अगर आपके पास कोई सर्कुलर रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसका ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होगा रिंग का वहाँ होगा. सर्कुलर डिस्क है, कहाँ होगा, सेंटर पे होगा. कोई क्यूब है, क्यूब शेप का है, तो कहाँ होगा, उसके जो डायगोनल्स होके हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होगा. तो ये बॉडी के इंटरनल जो बीच का सेंटर पॉइंट है वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है. ठीक है. चलिए आज हम बात मेनली करेंगे इसकी रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन. ये आज हमारा मेन टॉपिक है इसका. इसको देखते हैं. इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन. डेरिवेशंस हैं इसमें. इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन. जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में आपने देखी थी इक्वेशन ऑफ मोशंस, जब एक्सेलरेशन हम देते थे. यहाँ पे भी एक्सेलरेशन देंगे, लेकिन यहाँ बॉडी क्या करेगी, रोटेट करती है किसी एक्सिस के अलोंग. उस समय कितनी वेलोसिटी होगी, कितना डिस्प्लेसमेंट एंगल का होगा, उसी तरह का होगा. वहाँ प्लेन में होता था, यहाँ पे एक्सिस के अलोंग. तो इक्वेशंस उसी तरह की हम डिराइव करेंगे यहाँ पे. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग along an axis with angular velocity. वहाँ लीनियर हुआ करती थी, यहाँ एंगुलर होगी. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ओके. एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से रोटेट कर रहा है.
यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन लगेगा अल्फा एंड कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, देन अल्फा जो होगा वो डी ओमेगा अपॉन डी टी से डिनोट किया जाएगा। जैसे हमने वहाँ पे देखा था जो एक्सीलरेशन होता था लीनियर में, एक्सीलरेशन जो था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। यहाँ पे भी वही होगा, लीनियर एक्सीलरेशन है ये, लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द लीनियर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन बोलेंगे। अब इसी से हमारी इक्वेशंस डेराइव होगी। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट डी ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना होगा, अल्फ़ा एंड डी टी, है ना। अब इसमें कंडीशन लगा दो, जैसे वहाँ पे आपने कंडीशन लगाई थी इनिशियल में कितनी वेलोसिटी है ना, ये टी के रिस्पेक्ट में है, तो टी इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी क्या है एंगुलर, टी इक्वल्स टू टी पर वेलोसिटी क्या होती है। तो ये लिमिट आपको लेनी पड़ेगी एट टी इक्वल्स टू 0 पर, टी इक्वल्स टू 0 मीन्स स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी ये इनिशियल होती है, इनिशियल को हम लिखते हैं ओमेगा नॉट, ये सिंबल होता है, एंड टी इक्वल्स टू टी पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो फाइनल, दिस इज ओमेगा। सो टेकिंग लिमिट बोथ द साइड, दिस विल बी लिमिट क्या है यहाँ की, लोअर टू हायर, ओमेगा नॉट टू ओमेगा एंड डी ओमेगा, और इस तरफ जो है अल्फ़ा लिमिट इज़ 0 से t एंड डी टी, राइट। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, दोनों तरफ लिमिट ले ली, ये विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा है, सो इसमें ओमेगा की लिमिट इनिशियल एंड फाइनल, एंड दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इस इंटीग्रल में आपको टाइम की लिमिट लेनी पड़ेगी 0 से t, ये 0 से t। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू होती है x, ऐसे डी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी ओमेगा, तो इसका इंटीग्रेशन ओमेगा आएगा, लिमिट इसमें ओमेगा नॉट टू ओमेगा, यहाँ अल्फ़ा इंटीग्रल इसका आएगा t, लिमिट 0 से t। लिमिट का तरीका क्या बताया था मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फर्स्ट you will put this omega on in place of this omega and minus sign, then this omega naught. So this will be omega minus omega naught, and here यहाँ पे t की लिमिट लेंगे क्या होगी, t माइनस 0, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये तो 0 हो जाएगा, अल्फ़ा टी ओमेगा को इधर भेज दो, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन इन रोटेशनल मोशन। अगर ऑब्जेक्ट आपका रोटेशनल मोशन में है, इक्वेशन रोटेशनल मोशन में है, उस समय उसकी इक्वेशन ये होगी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। उसमें हमने क्या पढ़ा था, v इक्वल्स टू लीनियर वाले में u प्लस ए टी, बस उसी तरह का है ये। v फाइनल होता है तो यहाँ ओमेगा फाइनल है, u इनिशियल होता है यहाँ ओमेगा नॉट इनिशियल है, यहाँ a होता है यहाँ अल्फ़ा है, एंगुलर एक्सीलरेशन, और ये लीनियर, एंड दिस इज़ द टाइम। तो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन जो है इसकी रोटेशनल मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसे नोट करें, इसके बाद सेकंड और थर्ड में बताता हूँ, इसे एक बार नोट कीजिए आप। नाउ वी आर मूविंग इक्वेशन नंबर 2, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन इसकी, जैसे उसमें तो आपने पढ़ा था s इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें भी उसी तरह से होगा कुछ, इसको ध्यान रखना, फर्स्ट इक्वेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैंने लिख दिया सेकेंड इक्वेशन के लिए।
सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे जैसे अभी मैंने अल्फ़ा का रिलेशन लिया था फर्स्ट के लिए, अल्फ़ा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। सेकेंड इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर जैसे वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसमें एंगुलर फॉर्म में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगल का चेंज होता है। लीनियर में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको वैसे मिलेगी। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा एंड डी टी। डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। ओमेगा की वैल्यू आपके पास ये आई हुई है, सो पुट दिस वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा नोट प्लस अल्फ़ा टी। इस वैल्यू को मुझे उसमें पुट करना है। तो डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फ़ा टी एंड डी टी। ओके, नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड। अब इसमें लिमिट आपको लेनी है। ये ऐसा करते हैं, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। डी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल ओमेगा नोट डी टी प्लस अल्फ़ा इंटीग्रल टी डी टी। मैंने जो है इसको डी टी को इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ टेकिंग लिमिट। अब देखिए, एक तरफ तो आपकी टी में लिमिट है और दूसरी तरफ थीटा में है, तो लिखेंगे व्हेन टी इक्वल्स टू 0। स्टार्ट में जब रोटेशन हो ही नहीं रहा था तो एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और इसके बाद व्हेन टी इक्वल्स टू टी, उस केस में थीटा की वैल्यू भी हमें थीटा टी लिख दो या थीटा लिख दो, ये हो जाएगी, राइट। सो टेकिंग लिमिट, अगर हम ऐसी लिमिट लेते हैं तो अभी हो जाएगा इंटीग्रल डी थीटा, लिमिट इज़ लोअर लिमिट 0 से थीटा, and in this side RHS first term is omega naught dt and limit is, ये dt की लिमिट होगी तो 0 से t हो जाएगा। सेकेंड इंटीग्रल अल्फ़ा t dt, लिमिट इसमें 0 से t। बिल्कुल क्लियर है बेटा, dt यहाँ पे है तो लिमिट 0 से t, 0 से t होगी, ये मैंने लिमिट ले ली। यहाँ डी थीटा है, लिमिट आपकी थीटा वाली होगी, दिस 0 से थीटा, 0 से थीटा। नाउ इंटीग्रेट ऑल दीज थिंग्स। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये आपको बार बार मैं बता चुका हूँ, दिस विल बी थीटा एंड लिमिट लोअर इज 0, अपर इज थीटा। हियर ओमेगा नॉट बाहर आ जाएगा। अब बचेगा क्या, इंटीग्रल डी टी, और इंटीग्रल डी टी बिल्कुल इसी तरह से है, दिस इज ऑल्सो टी एंड लिमिट इज 0 से t। अल्फ़ा टी डी टी, यहाँ मैं लिखता हूँ x डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ x डी एक्स, ये हो जाएगा x² बाय 2, तो इसका हो जाएगा t² अपॉन 2 और लिमिट 0 to 2। लिमिट का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 0, ओमेगा नोट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 को बाहर भेज दो, अल्फ़ा बाई 2 अपर लिमिट t² होता है भाई, t², x² बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो दिस इज थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नोट t plus 1/2 alpha t²। This is the second equation of motion, second equation of rotational motion। लीनियर मोशन में क्या होती थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी, ये इसी के इक्विवेलेंस है। यू टी, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी इज़ द टाइम,
या ये दोनों इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम, ए लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन, इसे भी नोट करो। फिर मैं आपको थर्ड इक्वेशन भी अभी बताता हूँ। चलिए अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। इसकी थर्ड इक्वेशन होती है, यहीं पे लिख दो थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ए टी, ओमेगा नॉट प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है थीटा इक्वल्स टू, देखिए थीटा यहाँ होता है और लीनियर में वो क्या होती थी, एस डिस्टेंस। अब इसमें चूंकि वो रोटेट कर रही है तो डिस्टेंस तो होगी नहीं, तो वो जो डिस्टेंस कहिए या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहिए वो यहाँ पे थीटा के फॉर्म में आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। और उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था जिसको हम डी या एस के फॉर्म में लिखते थे। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। एज वी नो दैट अल्फा इक्वल्स टू होता है डी ओमेगा अपॉन, ये आपको पहले से पता है कि एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज अपॉन में dt है ना, तो दिस इज रेट ऑफ चेंज। अब इसमें मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे जो डेरिवेशन में जब हम पहुँचते हैं ना, तो जो मुझे लाना है अकॉर्डिंग टू दैट हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी, मैंने अपनी तरफ से डी थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी नंबर से किसी टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, देयर विल बी नो चेंज, है ना। तो हमने ऐसा कर दिया। सो अल्फा इक्वल्स टू, नाउ वी कैन राइट दिस टर्म लाइक दिस, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ इनटू डी थीटा बाय डी टी। क्या किया हमने, बी इंटरचेंज दीज टू टर्म, डी थीटा यहाँ लिख दिया, डी टी यहाँ लिख दिया, देखो नीचे। नाउ डी थीटा अपॉन डी टी, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। सो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू ओमेगा। ये ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा जैसे वेलोसिटी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा। ओके, अब मैं इसको इधर भेजता हूँ, अल्फा डी थीटा ओमेगा डी ओमेगा। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड। तो फर्स्ट टेक लिमिट्स, एक तरफ तो है डी थीटा, एक तरफ है ओमेगा, तो कैसे लिखेंगे आप लिमिट के केस में, एट स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पर जो ओमेगा है ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा नॉट, एंड उधर थीटा है, थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 0। स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट तो होना नहीं है, सो इट विल बी 0, बट वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, उसको मैंने ओमेगा नॉट दे दिया। एंड एट t इक्वल्स टू, कोई टाइम ले लिया मैंने t, इस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी, सपोज इट इज थीटा। कुछ टाइम पर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, बट एट इनिशियल टाइम ये दोनों, ये और ये 0 हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी रहेगी। सो अप्लाइंग दिस लिमिट इन दिस इंटीग्रल अल्फा डी थीटा, ध्यान से देखना थीटा है यहाँ पे, तो थीटा वाली लिमिट, ये वाली लिमिट आपको यहाँ पे रखनी है, दिस लिमिट है ना, 0 से थीटा, 0 टू थीटा, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट हो गया। एंड इस साइड में क्या होगा, ओमेगा डी ओमेगा, लिमिट आपकी ओमेगा वाली रहेगी, कौन सी, ये वाली लिमिट रहेगी, लोअर लिमिट इज ओमेगा नॉट, अपर लिमिट इज ओमेगा। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड, यहाँ डी थीटा है तो अल्फा विल बी एज ए कांस्टेंट, सो अल्फा इसका इंटीग्रल हो जाएगा थीटा
एंड लिमिट 0 to थीटा। अब आते हैं इस तरफ, यहाँ ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, जैसे मैंने x का बताया था, x dx क्या होता है x²/2, तो यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए ω²/2 लिमिट लोअर टू अपर ω0 से ओमेगा। अब इसकी लिमिट लेते हैं। लिमिट का तरीका वही है, फर्स्ट अपर लिमिट माइनस देन लोअर लिमिट। सो दिस इज अल्फा, अपर लिमिट इज थीटा -0, यहाँ पे ये रखेंगे लिमिट ω²/2 माइनस ω0²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा थीटा इक्वल्स टू एलसीएम इज़ 2 ω² माइनस ω0। ये 2 आप इधर भेज सकते हैं, कहाँ उस साइड में, तो 2 अल्फ़ा थीटा इक्वल्स टू ω² माइनस ω0, इसको इधर भेज दो तो ये रिलेशन आएगा ω² इक्वल्स टू ω0² 2 अल्फ़ा थीटा। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन and this is like this, v² equals to u² plus 2as। लीनियर फॉर्म में ये इक्वेशन आई थी, v² equals to u² plus 2as। v फाइनल, या ये फाइनल, इनिशियल, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज फॉर लीनियर फॉर्म एंड दिस इज फॉर एंगुलर फॉर्म, मीन्स रोटेशनल फॉर्म में, रोटेशनल इक्वेशन में ये और लीनियर मोशन में ये हो जाएगी। ठीक है, तो आप तीनों इक्वेशन मैंने आपको बता दी। फर्स्ट इक्वेशन थी ओमेगा इक्वल्स टू ω0 प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन आई थी थीटा इक्वल्स टू ω0t प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन इज दिस ω² इक्वल्स टू ω0² प्लस 2 अल्फा थीटा। इसे एक बार आप नोट करें, फिर इसमें मैं आगे का आपको और बताता हूँ। नाउ चिल्ड्रन, आई एम टेकिंग वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टॉर्क। फिजिक्स में इसका बहुत रोल है, टॉर्क बहुत जगह क्वेश्चंस इसमें आते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, है ना। क्या होता है ये मोमेंट ऑफ फोर्स? किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अलोंग क्या करता है, रोटेट करने लगता है एक्सिस के अलोंग। तो रोटेट करेगा, यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं टॉर्क। ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। टॉर्क क्या होता है? इट इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन ए बॉडी। हेडिंग लगाइए, मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को बोलते हैं टॉर्क। टॉ से इसको डिनोट किया जाता है, टॉ, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स या दिस। क्या होता है ये? इसको लिख लो, इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है। जैसे सपोज कीजिए बॉडी है कोई, है ना, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर हमने कुछ फोर्स, सपोज कीजिए ये इसकी एक्सिस है, यहाँ से हमने यहाँ पर फोर्स इस पर अप्लाई किया F, तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, ऐसे उस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगी। जैसे डोर है, आप फोर्स लगाएंगे तो ये डोर है ना, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है, तो इसे हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स से वहाँ रोटेशन क्रिएट होना चाहिए, दिस इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स।
एंड दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है मोमेंटम होता है। अब इस मोमेंटम को फाइंड कैसे करेंगे? इट कैन बी फाइंड product of by product of force, applying force and perpendicular distance। यहाँ से हमने जो फोर्स अप्लाई किया और कितनी डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई किया है, दोनों के प्रोडक्ट से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। टॉ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ एंड डी, एफ एंड डी, या इसको अगर आर नाम दे दें, चलो आर दे देते हैं, एफ और आर का प्रोडक्ट, ये हमें दे देगा टॉर्क, दे देगा मोमेंट, आपको दे देगा, है ना। दिस इज़, अगर मैं इसकी उसकी बात करूँ यूनिट की, क्या होगी इसकी यूनिट? इजीली यू कैन फाइंड इट्स यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, न्यूटन एंड डिस्टेंस की मीटर। सो न्यूटन मीटर इज़ द यूनिट ऑफ टॉर्क। अब इसमें क्या होता है कि अगर फोर्स आपका अप्लाइंग फोर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये टॉर्क पॉजिटिव होता है, एंड इफ अप्लाइंग फोर्स इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन टॉर्क विल बी नेगेटिव। तो हम यहाँ लिख दें, व्हेन फोर्स इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसा है तो क्या होगा? टॉर्क विल बी पॉजिटिव, एंड व्हेन फोर्स इज क्लॉकवाइज तो ये टॉर्क आपका कैसा हो जाएगा? इट इज़ नेगेटिव, राइट। इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है टॉर्क का, वेक्टर फॉर्म इसका लिखा जाता है टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, दिस इज इट्स वेक्टर फॉर्म, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो ये टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, उसकी एक हमने डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी ये यूनिट होती है, और ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा डिपेंड करेगा फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। फोर्स अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है देन टॉर्क विल बी पॉजिटिव, इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज क्लॉकवाइज देन दिस विल बी नेगेटिव, है ना। चलिए इसे नोट करें, इसके बाद इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको भी ले लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इसी का टॉपिक है इसलिए इसको इसके साथ में पूरा कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है कि अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कोई ऑब्जेक्ट है, इफ ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो क्या होगा? हेडिंग रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, है ना। देखिए इसमें एक मैं डायग्राम पहले देता हूँ आपको, फिर समझाता हूँ। ये कोई रॉड है आपके पास, एंड दिस रॉड को हमने इसके ऊपर प्लेस कर रखा है, ओके, दिस इज रॉड, है ना, ए बी। यहाँ एक मास m1g वेट लगेगा, m1 मास है, इसको हैंग कर रखा है कितनी डिस्टेंस पर? सपोज इट इज d1 डिस्टेंस पर, और दूसरा मास मैंने इस तरफ हैंग कर रखा है, इसका m2g वेट होगा, एंड दिस डिस्टेंस इज d2। अगर ऐसा है और ये रॉड आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ये प्रिंसिपल कहता है कि इस साइड का मोमेंट एंड इस साइड का मोमेंट दोनों इक्वल होंगे,
भाई सीधी सी बात है, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों तरफ का मोमेंट इक्वल होगा तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा। अगर दोनों साइड के मोमेंट इक्वल नहीं है तो दिस सिस्टम विल नॉट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, तो यही प्रिंसिपल है। तो हम लिखें व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल equilibrium, then according to principle of momentum, principle of moment, लेफ्ट साइड का मोमेंट एंड राइट साइड का मोमेंट इक्वल होगा, या हम ये कहते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इज जीरो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट विल बी जीरो। ये जो है प्रिंसिपल कहता है। अगर मैं इसको यहाँ अप्लाई करूँ तो इस साइड का मोमेंट कैसे निकालेंगे, m1g इंटू d1, और इस साइड का हो जाएगा m2g इंटू d2। दोनों साइड का मोमेंट मैंने इक्वल कर दिया, और अगर इसको एल्जेब्रिक सम करेंगे तो एक साइड का नेगेटिव एक साइड का पॉजिटिव, दोनों के बीच में माइनस का साइन आएगा, इक्वल्स टू में जीरो आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ओके, इसमें न्यूमेरिकल भी आपके मिल सकते हैं कुछ। तो ये टॉपिक मोमेंट का मैंने ख़त्म कर दिया इस वीडियो में, इतना। ओके, थैंक यू।